न्यूजीलैंड की ह्यूमन हिस्ट्री और मुल्कों से बहुत छोटी है और न्यूजीलैंड सेटलमेंट की सही तारीख एक मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन कहा जाता है जो पहले लोग न्यूजीलैंड में आए थे वो ईस्ट पॉलिनेशिया 13वीं सदी में आए थे। कुछ ट्राइबल कहते हैं कूपे नाम का एक पॉलिनेशियन इंसान था जिसने न्यूजीलैंड आइलैंड को सबसे पहले ढूंढा था। कूपे की जर्नी उसके वतन हवाई में मछलियां पकड़ने की परेशानियों से हुई थी। असल में जो प्रॉब्लम थी वो थी ग्रेट ऑक्टोपस जिसका नाम था मोतोरांगी और ये कूपे का बहुत बड़ा कंपटीटर था। कूपे ने ठान लिया था कि अब ऑक्टोपस को मारकर ही सांस लूंगा और कूपे निकल पड़ा अपने साथियों के साथ अपनी नाव में बैठ के ऑक्टोपस के पीछे और जा पहुंचा न्यूजीलैंड के आइलैंड कुक स्ट्रेट जगह पे जहाँ पे कूपे ने ऑक्टोपस को खत्म कर दिया था। कुक स्ट्रेट समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ को अलग करता है। कूपे की इस डिस्कवरी के बाद पॉलिनेशियन नेविगेटर्स ने अपने नेविगेशनल स्किल्स को यूज करते हुए बड़े बड़े जहाज़ों में माइग्रेट होना शुरू कर दिया था और अपने इस हुनर से मौरी कल्चर एंड कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया। कहा जाता है कूपे की वाइफ कूरा मारोटिनी ने ही न्यूजीलैंड का पहला नाम रखा था। पहली बार नॉर्थ आइलैंड को देखा और नाम था आउटेरोआ जिसको लॉन्ग व्हाइट क्लाउड के नाम से भी जाना जाता था। कूपे और उनके लोग जो पॉलिनेशियन थे शुरू में खुद को मौरी नहीं मानते थे। मौरी शब्द बाद में तब आया जब पॉलिनेशियन सेटलर्स ने आउटेरोआ में सदियों के दौरान एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हुए अपनी यूनिक सोशल स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस को डेवलप किया जो आखिर में मौरी कल्चर के नाम से पहचानी गई। दिसंबर 1642 में डच एक्सप्लोरर एबल तस्मान पहले यूरोपियन थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को देखा। उन्होंने पहले इस जमीन का नाम स्टेटल लैंड रखा सोचते हुए कि ये साउथ अमेरिका के पास के बड़े जमीन के हिस्से का पार्ट है। लेकिन जब तस्मान ने न्यूजीलैंड में लैंड होने की कोशिश की तब तस्मान के क्रू का मौरियों के साथ एक हॉस्टाइल काउंटर हुआ जिसमें तस्मान के कुछ आदमी मारे गए। इस वजह से तस्मान ने इन आइलैंड्स पर लैंड नहीं किया। लेकिन तस्मान के वॉयज के बाद ये साफ हो गया कि स्टेटल लैंड साउथ अमेरिका के स्टेटल लैंड से कनेक्टेड नहीं है। रियलाइजेशन के बाद इस जमीन के लिए एक एक्यूरेट नाम देने की जरूरत महसूस हुई और 1645 में डच कार्टोग्राफर्स जो लेटेस्ट डिस्कवरीज के बेसिस पर मैप्स बनाते और अपडेट करते थे उन्होंने तस्मान के इनिशियल नाम में हुई गलती को पहचाना। 1645 में उन्होंने इस जमीन का नाम न्यूजीलैंड रखा जो डच प्रोविंस न्यूजीलैंड के नाम पर था और न्यूजीलैंड का नाम नीदरलैंड्स में बनाए गए मैप्स और चार्ट्स में यूज होने लगा। ये रीनेमिंग उस बड़े एफर्ट का हिस्सा था जिसमें नए डिस्कवर्ड लैंड्स की ज्योग्राफी को एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंट करना शामिल था। मौरी सोसाइटी अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड सोशल हायरार्कीज के साथ आगे बढ़ती रही। कैप्टन जेम्स कुक अपने पहले पैसिफिक वॉयज 1768 से 1771 के दौरान ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक 1769 में न्यूजीलैंड पहुंचे। कुक की डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन और कोस्ट लाइन मैपिंग ने इस रीजन को ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन पावर्स की नजर में लाने में अहम भूमिका निभाई। कुक ने आइलैंड्स का नाम नहीं बदला लेकिन उन्होंने अपने जर्नल्स और रिपोर्ट्स में एग्जिस्टिंग डच नाम न्यूजीलैंड को एंग्लिसाइज्ड फॉर्म न्यूजीलैंड में अडॉप्ट किया। 1830 के आखिरी तक ब्रिटिश सेटलर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। मौरी और यूरोपियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और लॉलेसनेस को लेकर चिंताएं थी। साथ ही फ्रेंच कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स का भी डर था। ब्रिटिश पावर को एस्टेब्लिश करने पे दोनों मौरी और सेटलर्स को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ट्रीटी के जरिए अपना कंट्रोल फॉर्मलाइज करने का फैसला किया। ट्रीटी ऑफ वाटंगी को ड्राफ्ट किया गया और मौरी लीडर्स को प्रेजेंट किया गया जिसमें कुछ ऐसा हुआ। मौरी
माओरी चीफ्स ने अपनी पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी और माओरी को उनकी जमीन, फॉरेस्ट, फिशरीज और दूसरे प्रॉपर्टीज का ऑनरशिप गारंटी किया गया, जबकि क्राउन को माओरियों को ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के राइट्स दिए गए। ट्रीटी को साइन करने के बाद ट्रीटी ऑफ वाटांगी को 6 फरवरी 1840 को कैप्टन विलियम हॉब्सन, जो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कई माओरी चीफ्स ने साइन किया। ये साइनिंग वाटांगी में बे ऑफ आइलैंड्स में हुई और बाद में देश के दूसरे हिस्सों में भी दूसरे चीफ्स ने इसको साइन किया। ट्रीटी ऑफ वाटांगी के साइनिंग के बाद कैप्टन हॉब्सन ने 21 मई 1840 को न्यूजीलैंड पर ब्रिटिश पावर क्लेम की। 1841 में न्यूजीलैंड को ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी डिक्लेयर किया गया। न्यूजीलैंड ने अपनी गवर्नमेंट डेवलप की, जिसमें 19वीं सदी के दूसरे हिस्सों में सेल्फ गवर्नेंस बढ़ती गई। 1907 में न्यूजीलैंड ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन बन गया, जो उसके ब्रिटिश रूल के नीचे स्टेटस को और मजबूत करता है। न्यूजीलैंड का ब्रिटिश रूल के नीचे आने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें ट्रीटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स और लीगल मूवमेंट शामिल थी, लेकिन ये सभी चीजें ट्रीटी ऑफ वाटांगी पर आधारित हैं, जो आज भी न्यूजीलैंड के लीगल और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का एक हिस्सा बनी हुई हैं।